हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज का अपना नेक्स्ट टॉपिक और अपना लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं। लोकतांत्रिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। तो लोकतांत्रिक विकास के बारे में पहले जान लेते हैं। इसे डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट कहते हैं इंग्लिश में। लोकतंत्र क्या होता है? तो लोकतंत्र को जनतंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें लोगों का शासन लोगों द्वारा और लोगों के लिए होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? तो शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। और ये लाइन किसने कही थी? तो अब्राहम लिंकन ने कही थी, याद रखना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ये चीज़ कही थी। ठीक है, कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि शासन की वह प्रणाली जिसमें लोगों का शासन लोगों द्वारा और लोगों के लिए होता है। लोकतंत्र में संपूर्ण जनता भाग लेती है। आपको पता है कि हम अपना जो शासक होते हैं कैसे चुनते हैं? तो वोट के माध्यम से चुनते हैं, सारे लोग वोट करते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हम चुनते हैं हमारा नेता। ठीक है, तो यही चीज़ लोकतंत्र कहलाती है। जबकि राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा होता है वही बैठता है, उसके बाद उसके पुत्र बैठते हैं या उसके परिवार का कोई बैठता है। ठीक है, वो राजतंत्र होता है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? जनता चुनती है अपने शासक को। अब वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण के बारे में जान लेते हैं। साइंटिफिक एवं टेक्निकल एटीट्यूड। वैज्ञानिक व तकनीकी दृष्टिकोण का अर्थ है इस प्रकार के गुणों का विकास करना जो अंधविश्वास, पक्षपात, कुरीतियों तथा बुराइयों को दूर करे तथा बौद्धिक विकास करे। ठीक है, तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण से आप समझ रहे हैं कि पहले समाज में क्या होता था, कई प्रकार की कुरीतियाँ चलती थी, कई प्रकार की बुराइयाँ चलती थी। हम सुन रखे थे कि ऐसा होता है, भूत प्रेत में बहुत विश्वास रखते थे, कई चीज़ें ऐसी थी जिसमें हम विश्वास रखते थे। लेकिन उनके साइंटिफिक रीज़न हमें जब पता चले तो हमने समझा कि नहीं, ये चीज़ गलत थी, ये सिर्फ कहानियों में ही थी। ठीक है, असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही चीज़ है, ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना जिससे अंधविश्वास है, पक्षपात है, कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं, इन्हें हम दूर कर सकें और बौद्धिक विकास कर सकें लोगों का। सन 1971 में एनसीईआरटी द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें विद्यार्थियों के दृष्टिकोण के कुछ लक्षण बताए गए थे। देख लेते हैं कौन से लक्षण थे। जिस विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वह अपने कथनों और क्रियाओं में स्पष्ट एवं निश्चित होता है। ठीक है, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जो हर चीज़ को वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं कि हाँ, किसमें क्या रीज़न लगा है, क्यों विज्ञान इसमें लगी हुई है। इस बार ऐसे सोचता है जो व्यक्ति। ठीक है, ऐसा विद्यार्थी जो इस तरीके से सोचता है वह अपने कथनों में और अपनी क्रियाओं में स्पष्ट एवं निश्चित होता है। उसका दृष्टिकोण सदैव विषय प्रधान होता है। तीसरा, वो है पक्षपाती नहीं होता। ठीक है, वो पक्षपात नहीं करता कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कहानी है, ऐसा हमने सुन रखा है, ऐसा पहले के कथनों में हम सुनते रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पक्षपाती नहीं होता। फिर है, वह मानव कल्याण का समर्थन करता है। वह सदैव नए विचार एवं आविष्कार पर विचार करने को तैयार रहता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी द्वारा जो कार्यशाला का आयोजन किया गया था 1971 में, उसमें जो दृष्टिकोण निकले थे, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बच्चे कैसे होते हैं, तो ये सारी कथन है उनके। ठीक है, ये लक्षण होते हैं उनमें। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के उपाय क्या हैं उसे देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से किसी बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहला है कि प्रकृति के रहस्यों को समझाना। ठीक है, प्रकृति में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग कहानियों में सुनते रहे हैं, लेकिन उनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, बच्चों को अगर वो चीज़ बताएंगे तो उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। दूसरा है विज्ञान का व्यापक अध्ययन करना। ठीक है, आपको विज्ञान का व्यापक अध्ययन कराना है बच्चों को, उन्हें बताना है, छोटी छोटी चीज़ें बतानी है कि साइंस में ये भी चीज़ें होती हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। आपके अंदर जो चेंजमेंट हो रहे हैं वो भी विज्ञान है। ठीक है, प्रकृति में जो चेंजमेंट हो रहे हैं वो भी विज्ञान है। सब चीज़ें आप उन्हें बताएंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके अंदर उत्पन्न होगा। तीसरा है कि विज्ञान संबंधी क्रियाएं आयोजित कराना। जैसे आप विज्ञान के ऊपर डिबेट करा सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बोलने को कह सकते हैं। ठीक है, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में पता लगाने को कह सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान संबंधी जो क्रियाएं उन्हें आयोजित करेंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। फिर है कि प्रयोगशाला का समुचित उपयोग करना। कि विज्ञान में कई प्रकार की प्रयोगशालाएं होती हैं, आप प्रयोगशाला के माध्यम से बताएं, लिटमस पेपर के बारे में बताएं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। फिर है कि वातावरण को वैज्ञानिक बनाना। ठीक है, आप ऐसा वातावरण बना दें जिसमें लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचें बच्चे। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो वैज्ञानिक ढंग से सोचें। तो इस तरीके से आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न कर सकते हैं। अब आधुनिक युग में विज्ञान का उपयोग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। विज्ञान के द्वारा मानव जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान समय में विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन की बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया है। कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो, पेंसिल, बिजली का सामान, रेलगाड़ी आदि विज्ञान की ही देन है। तो आप आधुनिक युग में विज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है आप अच्छे से जानते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ये भी विज्ञान है। ठीक है, आप
मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो भी विज्ञान है। ठीक है, आप रोज़ टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, वो भी विज्ञान है। कंप्यूटर है, रेडियो है, पेंसिल रबड़ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी विज्ञान है। रेलगाड़ी के माध्यम से आप पेपर देने जाते हैं, बस के माध्यम से आप, कार के माध्यम से एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं, तो वो सारी विज्ञान की ही देन है। तो आधुनिक युग में विज्ञान का क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है, आप अच्छे से लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो इस टॉपिक में इतना ही है। और इस जो वर्तमान भारतीय समाज है हमारा, आज सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप अच्छे से तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि अभी क्या है कि एग्ज़ाम अगर डिले हो रहा है तो वो सब चुनाव के चक्कर में हो रहा है, इलेक्शन के चक्कर में हो रहा है। ठीक है, कभी भी नोटिस आ सकता है, नवंबर के बाद एग्ज़ाम होने के ज़्यादातर चांस हैं। लेकिन अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, नोट्स कंप्लीट कर लेना और अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेना। कुछ चीज़ें बोरिंग है, वर्तमान भारतीय समाज में कई टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी आपको बोरिंग लगेंगे। आदर्शवाद है, प्रगतिवाद है, ठीक है, ये सारे बहुत बोरिंग चैप्टर हैं। ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके बारे में आप बनाकर भी नहीं लिख सकते अगर आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक बार चीज़ों को समझ लेना। वर्तमान भारतीय समाज 50 नंबर का है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा भी 50 नंबर का है। तो 50 नंबर के जितने भी होते हैं, इन्हीं में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना ध्यान देकर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सोशल साइंस में मिलेंगे, सोशल साइंस के कुछ टॉपिक रह गए हैं, ज़्यादा उसमें भी नहीं बचा है, उसका भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।